अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल एंड गुड। ये वीडियो पीरा एक्ट का पार्ट 2 की कंटिन्यूशन है जो हमने पीरा एक्ट सीरीज़ शुरू की है। तो आप सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहली वीडियो जो पार्ट 1 है वो नहीं देखा तो उसको देख लें, ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने पीरा एक्ट की जो एक बुनियाद रखी थी वो आपको समझ आ जाए। और इस तरह फिर हम आज की वीडियो के अंदर डेफिनेशंस और इसके कुछ सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, तो वो आपको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है जी। हम ये जो पीरा एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर करें ताकि आपका जो पेपर है उसके अंदर आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकें और इस जो ये एक्ट है इसको भी प्रैक्टिकली समझ सकें। अब इसकी डेफिनेशंस की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी आप स्टोरी सुन लें तो आपको इन डेफिनेशंस को और इस एक्ट को और नेक्स्ट आने वाले सेक्शंस को समझना आसान हो जाएगा। छोटी सी स्टोरी ये है कि मैंने जैसा कि पहले वीडियो में बताया था कि ये जो एक्ट है ये इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के लिए आया है, होर्डिंग को ख़त्म करने के लिए आया है। इसके थ्रू एक अथॉरिटी बनाई जा रही है जो क्या करेगी, इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के लिए जो है वो काम करेगी, होर्डिंग जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसको ख़त्म करने के लिए, प्राइस कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद लैंड के रिलेटेड वो जो 5 स्केजुअल मैंने आपको बताए थे, उन 5 स्केजुअल्ड लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए और इंक्रोचमेंट्स वगैरह। इंक्रोचमेंट क्या होती है? ये जो आप कोई सरकारी ज़मीन के ऊपर अपनी जो कोई ना कोई शायद तमीर कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शॉप है, उसने आगे कुछ अपना सड़क के ऊपर या किसी गली के अंदर क्या कर लिया है कि अपनी दुकान के आगे कुछ चीज़ें रख ली हैं या कोई वहाँ पे एक परमानेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना लिया है, तंदूर बना लिया, कुछ भी ऐसा कर लिया है, तो उसको इंक्रोचमेंट कहेंगे। ठीक है जी। कोई भी चीज़ अपनी हद से तजावुज़ करना, गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर आ जाना। ठीक है जी। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट की एक छोटी सी कहानी है, उसको सुन लें फिर हम आगे चलते हैं। होता यूँ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर के अंदर एक शॉपकीपर है, ठीक है। वो शॉपकीपर क्या करता है कि वो अपनी दुकान सही चला रहा था, कुछ दिनों बाद उसको मतलब उसका एक दोस्त आया और उसने आके कहा कि यार ऐसा करते हैं, शॉप तो तुम्हारी चल रही है, तुम्हारी शॉप के आगे एक मैं कार्ट लगा लेता हूँ, एक फट्टा लगा लेता हूँ और उस पर मैं भी थोड़े, तुम्हारी करियाने की शॉप है, मैं इधर कोई ना कपड़ा बेचना शुरू कर देता हूँ फट्टा लगा के। ठीक है। उससे होगा क्या कि मुझे शॉप नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है। तुम्हारा कौन सा, मैं शॉप के अंदर जा रहा हूँ और तुम्हारे कुछ जो कस्टमर्स हैं वो भी अट्रैक्ट होंगे, कपड़ा लेने आएंगे, साथ वो तुम्हारी शॉप पे भी विज़िट कर लेंगे। तो ऐसा ना कर लें कि ऐसा करता हूँ मैं तुम्हारे इस दुकान के आगे फट्टा लगा लेता हूँ और मैं उस फट्टे की तुम्हें कुछ रेंट भी पे। अच्छा, ये प्रैक्टिकली हो रहा है। आप बाज़ारों में जाएंगे, बाज़ारों की हर दुकान के आगे एक फट्टा या वो कार्ट सा लगा होता था, अंदर दुकान वाला भी बेच रहा है, बाहर वो फट्टे वाला भी बेच रहा होता है। तो वो बेसिकली जो बाहर कार्ट वाला बैठा होता है, फट्टे वाला बैठा होता है, वो रेंट पे कर रहा होता है अंदर दुकान वाले को। बैठा वो गवर्नमेंट की ज़मीन पे है और पे कर रहा है अंदर दुकान वाले को। ये गवर्नमेंट के साथ ज़्यादती है। एक तो आपने गवर्नमेंट से पूछा नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट की ज़मीन पे बैठ गए हैं और ज़मीन भी उस पे बैठ गए हैं जो गवर्नमेंट ने छोड़ी हुई है लोगों के लिए, कि लोगों को वहाँ से गुज़रने में आसानी हो, गाड़ी गुज़रनी हो तो उसके लिए आसानी हो, वहाँ पे कोई रश ना क्रिएट हो। लोगों को वो जो बाज़ार में घुसते थे तो लोगों ने इतना रश होता था वो तो हबस से ही गर्मियों में मर जाते थे। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें ये कानून के ख़िलाफ़ वर्जी है। अब इसको ख़त्म करने के लिए हम कहानी क्या पढ़ रहे थे कि वो एक बंदा आया, उसने सामने कार्ड लगा ली, ठीक है, उसके दोस्त ने। अब वो कार्ड तो लग गया, लोग भी गुज़र रहे हैं, 2-3 दिन गुज़रे, कोई वहाँ से एक बड़े ट्रैक्टर वाले ने गुज़रना था,
या किसी बड़ी गाड़ी लेके किसी ने गुजरना था, तो वो जब गुजरने लगा आगे से पड़ा था फटा या वो काट पड़ा था। अब क्या हुआ कि पब्लिक को नुकसान हो गया कि पब्लिक के गुजरने के अंदर वो रुकावट पैदा हो गई। अब उस रुकावट को कौन हल करेगा, कौन उसको ख़त्म करेगा? पहले जो उसका पुराना तरीका ये था कि पुलिस को कोई कंप्लेन करता था, फिर पुलिस उस पर एक्शन लेती थी, या फिर वो आते थे जब भी फ्री होते थे और कामों से, तो वो एक्शन वगैरह लेके उन फटा शट्टा उठा के उसको मतलब कहते थे चल अंदर जाओ, तो 4 दिन वो रुकता था फिर आ जाता था। ठीक है, अब क्या होगा? अब इसका प्रोसेस क्या है उसको देखें। एक बंदा है, उसकी दुकान के सामने किसी ने फटा लगा लिया और वहाँ पे वो कपड़े बेच रहा है। अब क्या होगा कि जिसको मसला हुआ है उस गली में से गुज़रने से या उस सड़क पे से गुज़रने से, रोड में से गुज़रने से मसला हो गया, वो क्या करेगा कि पीरा ऑफिस में जाएगा और वहाँ पे उनको क्या करेगा, बताएगा कि फ़लाँ जगह के ऊपर एक बंदे ने गली के अंदर या एक सड़क के ऊपर पब्लिक प्लेस के जो गवर्नमेंट रोड के ऊपर क्या कर दिया, इंक्रोचमेंट की हुई है, आप इस पे क्या करें, एक्शन करें। अब ये जो बंदा बताने गया था, इसका एक्ट के अंदर एक नाम है और वो जो बताने वाला है उसका नाम है जी विसल ब्लोअर, मुखबिर, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं जी, मुखबर। जो बताने वाला है उसका नाम क्या है जी, विसल ब्लोअर। ये आपने नहीं भूलना, विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर जैसे कि नाम से जाए, सीटी बजाना, इशारा करने वाला, बताने वाला, जो इदारे को पैरा इन्फोर्समेंट ऑफिस ऑफ स्टेशन में आके जो बताएगा उसका नाम क्या है जी, विसल ब्लोअर। अब विसल ब्लोअर साहब आए, उन्होंने ये रिपोर्ट कर दी। अब जो पैरा इन्फोर्समेंट स्टेशन है वहाँ से एक आएगा जी ईओ। ईओ क्या होता है? ई होता है ई फॉर इन्फोर्समेंट, ओ फॉर ऑफिसर। एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर आएगा और उस इन्फोर्समेंट ऑफिसर का रैंक होगा 14 स्केल, 14वें स्केल का इन्फोर्समेंट ऑफिसर उस जगह पर उस दुकान के सामने आएगा, देखेगा हाँ भाई वाकई गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर या रोड के ऊपर इंक्रोचमेंट हो चुकी है, फटा लग चुका है। वो देखने के बाद क्या करेगा, वो एक आर्डर वहाँ पे लिखेगा, वहीं पे मौके पे क्या करेगा, एक कागज़ निकालेगा, पेंसिल निकालेगा और आर्डर, रिटन आर्डर लिखेगा और उस फटे वाले को दे देगा। और उस पर क्या लिखा होगा कि आप ये जो इंक्रोचमेंट आपने की है उसको आप फौरी तौर पर रिमूव करें और इन्फोर्समेंट स्टेशन में आके रिपोर्ट करें। ठीक है जी। अब ईओ साहब का पता चला आपने, जो सबसे पहले इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने आया है उसका नाम क्या है जी, ईओ साहब। ईओ का मतलब इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने जो वो आर्डर दिया है उस आर्डर का भी एक नाम है और उस आर्डर का नाम है EPO, एमरजेंसी प्रोबेशन आर्डर। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। जो ईओ है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, आर्डर देता है इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, EPO, एमरजेंसी प्रोबेशन आर्डर। अब अगर ये MCQs बनता है तो आप इसको हैंडल कर लेंगे कि EPO क्या होता है, जो ईओ इशू करता है इंक्रोचमेंट ख़त्म करने के लिए। ठीक है जी। अब वो फट्टे वाला कहता है यार ये बंदा की क्या है, नई चीज़ आ गई यार, पुलिस पहले हमें तंग कर रही है, कोई नई चीज़ है। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, 2-3 ऑप्शन है उस फट्टे वाले के पास। या तो वो सबसे पहले क्या करे, फटा शटा रिमूव करे, अपना हर चीज़ उठाए और घर चला जाए और सड़क खाली करे, लोग आराम सुकून से उस सड़क से गुजरें। दूसरा उसके पास ऑप्शन है, अच्छा ये सारा कुछ करने के बाद उसने इन्फोर्समेंट स्टेशन में जाकर, अच्छा ये जो इनका इस अथॉरिटी, ये जो पीरा अथॉरिटी है, ये पुलिस स्टेशन में नहीं होगी। कहाँ पे होगी जी, इनके अपने अलग पुलिस स्टेशन होंगे जिनका क्या नाम होगा जी, इन्फोर्समेंट स्टेशन। ठीक है जी। वहाँ पे जाएगा, उनको बताएगा जी सॉरी मैंने ये किया था, अब मुझे EPO रिसीव हुआ था, उसके बाद मैंने उसको अपनी इंक्रोचमेंट को रिमूव कर दिया और मैं अब इस चीज़ से बरी ज़िम्मा हूँ। ठीक हो गया जी। वो EO जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर दोबारा जाके एक दफ़ा चेक कर लेगा, ओके कहानी ख़त्म हो। अब दूसरा ऑप्शन उस बंदे के पास क्या था, दूसरा ऑप्शन उस बंदे के पास था
कि वो क्या करे। वो सोचे बैठ के उसने वो ईपीओ पकड़ा जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने उसको पकड़ाया था। उसको देखा, यार ये क्या है। फिर वो गया अंदर दुकान वाले के पास, उससे मशवरा किया। उसने कहा यार ये ना, ये जहाँ पे हमने फटा लगाया हुआ है, ये आधी ज़मीन जो है वो मेरी दुकान के प्रेमिसेस में आती है, थोड़ी सी हमने बाहर निकाली है, तो हम जाके बात करते हैं। ठीक है, वो कहेगा यार अच्छी बात। वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन्फोर्समेंट स्टेशन में पहुंच जाएगा। अब वो क्या करने लगा जी, बात। अब उसने वहाँ पे किससे बात करनी है? जिस बंदे से वो बात कर सकता है उसका नाम क्या है जी? हेयरिंग ऑफिसर। क्या नाम है जी? हेयरिंग ऑफिसर। पहला जो था वो कौन था? इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जो जगह पर पहुंच के इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने आया था। उसने जो पहला नोटिस दिया या आर्डर दिया उसको कहते हैं प्रोबिशन, एमरजेंसी प्रोबिशन आर्डर, ईपीओ। ठीक है। अब जो उनका स्टेशन है पीरा का, उसको कहते हैं इन्फोर्समेंट स्टेशन। और उसके अंदर कौन है जी? हेयरिंग ऑफिसर, जिसको वो क्या करेंगे, अपना मामला आकर बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो फट्टा लगा हुआ है वो गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर नहीं लगा हुआ। ठीक है जी। वो इन्फोर्समेंट स्टेशन में आ गए, वहाँ पे उन्होंने हेयरिंग ऑफिसर को बताया। और ये जो बताना है ना, अपनी वजाहत देना है, इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। एक्ट के अंदर इसका क्या नाम है जी? रिप्रेजेंटेशन। जो ऑफेंडर है ना, मतलब जिसने जुर्म किया है उसको ऑफेंडर कहते हैं। जो ऑफेंडर है वो जो अपने दलाइल पेश करेगा या डिटेल पेश करेगा, उस डिटेल को हेयरिंग ऑफिसर के सामने पेश की जा रही है, उसको क्या नाम दिया गया है? रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। ये टर्म्स आपने याद रखनी जो मैं आपको स्टोरी के अंदर बता रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। अब वो बंदा क्या कर रहा है? रिप्रेजेंटेशन दे रहा है हेयरिंग ऑफिसर के सामने। हेयरिंग ऑफिसर उसको सुन रहा है। ठीक है। फिर वो ईपीओ के ऊपर जितनी भी डिटेल्स लिखी हुई हैं, अब ये ईपीओ है, इसके ऊपर डिटेल्स लिखी होंगी कि क्यों ये जारी किया गया, उसको और उनकी बातों को कुछ मैच करेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर को भी बुला लेगा कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर उसको वो जज करेगा, हेयरिंग ऑफिसर क्या करेगा? उनकी रिप्रेजेंटेशन को और ईपीओ को जज करेगा। जज करने के बाद अगर तो वो देखता है कि यार ये ऑफेंडर जो है ये सच्चा है, तो वो क्या कर सकता है जी? ईपीओ को कैंसिल कर देगा, कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो देखता है कि ये तो हमें कहानियाँ चला रहे हैं कि थोड़ी सी ज़मीन उसकी है दुकान की, थोड़ी सी हम गवर्नमेंट की यूज़ कर रहे हैं, ये वो इस तरह की बात, और वो जो देखता है ईपीओ के अंदर डिटेल्स लिखी हुई हैं, उसके मुताबिक वो सारा फट्टा ही किसके ऊपर है जी? गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर या गली में। तो फिर वो क्या करेगा? उनको एक कहेगा कि आप इधर ही बैठें, अंदर जाएगा और एक और आर्डर लिखेगा। कौन सा आर्डर? अब जो हेयरिंग ऑफिसर ने आर्डर लिखना है उसका नाम होगा जी, क्या होगा जी? एब्सोल्यूट आर्डर। अब क्या होगा कि वो जो हेयरिंग ऑफिसर है वो एक नया आर्डर लेके आएगा, उस आर्डर का नाम क्या होगा जी? एब्सोल्यूट आर्डर। हुआ क्या है? बेसिकली हुआ ये है कि हेयरिंग ऑफिसर ने सोच लिया है कि ये हमें फिल्में चला रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, इन्होंने वाकई जो फट्टा या काट लगाया हुआ है वो गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर लगाया हुआ है, गली के अंदर या रोड के अंदर लगाया हुआ है। तो वो क्या करेगा कि उस जो ईपीओ था उसकी इन्फोर्समेंट के लिए कि ये ईपीओ बिल्कुल ठीक है, उसकी फर्दरेंस के लिए, फर्दरेंस कहते हैं उसको क्या करने के लिए, उसकी तायीद के लिए एक नया आर्डर जारी करेगा जिसको क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट आर्डर। अब क्या हो गया जी? एब्सोल्यूट आर्डर हो गया। वो आर्डर उनको देगा और उनको कहेगा कि चुप करके फट्टा जो है वो अपना उठाओ और दौड़ जाओ। अब उनको पता चल गया कि यार ये अफसर ने भी बात ठीक की है। अब वो क्या करेंगे? दो काम है। अब वो वापस चले जाएंगे दुकान पे, वहाँ पे कहेंगे यार ये जो अफसर बड़े देखे, इस तरह के अफसर बहुत देखे हैं, मेरा फ़लाँ वकील दोस्त है, फ़लाँ है, ये है वो है, लगाए रखो, जब होगा फिर देखी जाएगी। उन्होंने एब्सोल्यूट आर्डर को दिया फाड़ और वहीं पे अपना काम जारी कर दिया। अब उस एब्सोल्यूट आर्डर पे कोई टाइम पीरियड भी लिखा होगा कि इतने टाइम में आपने उठा दे,
अगर वो कोई एक्शन नहीं हुआ, वो टाइम पीरियड के मुताबिक आए नहीं है ऑफिस में, अब दो उनके पास वैसे ना दो अपॉर्चुनिटी थी, या फिर वो शुरू से ईपीओ ही फाड़ देते, और अगर वो ईपीओ नहीं फाड़ा, अब एब्सोल्यूट ऑर्डर फाड़ दिया। इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा कि अब वो जो ऑफिस है उनके पास तो रिकॉर्ड है, वो उन्होंने जो टाइम दिया हुआ था उसके मुताबिक वो ऑफिस में नहीं आ रहे, अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे कि हमने ये सारा कुछ कर दिया। फिर ऑफिस एक्शन लेगा, उस इंक्रोचमेंट को खुद रिमूव करवाएगा, वहाँ पे जो सामान है फॉर एग्जांपल वो उठा के ले जाएगा ऑफिस में, उसको कन्फिस्केट करेगा। कन्फिस्केट क्या मतलब है? उसको जब्त कर लेना, ठीक है, ये वर्ड आपने याद रखना है। वो जब्त हो जाएगा। इस तरह फिर क्या हो जाएगा, ये काम। अब उसके बाद उनको फ़ाइन होगा, फ़ाइन होने के बाद उनको क्या हो जाएगा, कंपनसेशन फ़ाइन के जो गवर्नमेंट रिमूव करने आई है उस तमाम चीज़ों का फ़ाइन किनको होगा, उस बंदे को होगा, फ़ाइन होगा। उसके बाद इम्प्रिजनमेंट भी हो। ये हम सारी डिटेल्स फिर आगे देखते हैं। तो ये आपको एक कहानी समझ आ गई, छोटी सी कहानी थी। अब फॉर एग्जाम्पल एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर चला जाता है एक जगह पे, और वहाँ पे कोई आगे से जो बंदा है वो बदमाशी करने शुरू कर देता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर को धक्का शक्का दे देता है। फिर क्या होगा? फिर पहली बात तो ये है कि उन पे एफआईआर हो जाएगी, ठीक है जी। और एफआईआर देने वाला कौन होगा? उस इन्फोर्समेंट स्टेशन के अंदर एक सोल्वेंस स्केल का बंदा होगा जिसका नाम होगा SDEO। तो एफआईआर किसने रजिस्टर करनी है? SDEO साहब ने। SDEO एक एफआईआर लिखेगा और उसके बाद उस बंदे को अरेस्ट कर लिया जाएगा। मौके पे भी अरेस्ट किया जा सकता है, बाद में एफआईआर भी हो सकती है, ठीक है जी। तो ये तरीकाकार है। आई होप कि आपको कहानी की एक समझ आ गई। अब हम आगे इसको डिटेल से पढ़ते हैं। कहानी क्या है कि एक बंदे ने इंक्रोचमेंट की, उसके ऊपर जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर आया, उसने एक ईपीओ जारी किया। उस ईपीओ को क्या हुआ, हेयरिंग ऑफिसर के आगे रिप्रेजेंटेशन पेश की गई, लेकिन हेयरिंग ऑफिसर ने उसको एब्सोल्यूट ऑर्डर कर दिया। एब्सोल्यूट ऑर्डर के बाद क्या होगा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा, या वो खुद कर देंगे या गवर्नमेंट आके रिमूव कर देगी। उसके बाद उसको कन्फिस्केट कर लिया जाएगा उसकी चीज़ों को, या फिर उस गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको फाइन करेगी और उसको क्या करेगी, इम्प्रिजनमेंट कर देगी। तो ये तरीकाकार हमने आपको इन नटशेल जो है वो समझा दिया। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशंस की तरफ। सबसे पहली डेफिनेशन एब्सोल्यूट ऑर्डर। अब इस कहानी से आपको पता चल गया एब्सोल्यूट ऑर्डर की डेफिनेशन क्या थी। एब्सोल्यूट ऑर्डर मींस द एब्सोल्यूट ऑर्डर इशूड इन फर्दरेंस ऑफ एन ईपीओ। मैंने बताया ना कि जब ईपीओ सही प्रूफ हो जाएगा, राइट प्रूफ हो जाएगा, हियरिंग ऑफिसर क्या ऑर्डर जारी करेगा, उसका नाम क्या होगा, एब्सोल्यूट ऑर्डर, ठीक है जी। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। ईपीओ किसने जारी किया था? इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने। एब्सोल्यूट ऑर्डर कौन जारी करेगा? हियरिंग ऑफिसर। और इन फर्दरेंस ऑफ, तायीद में, ईपीओ की तायीद में, ठीक हो गया जी। अब जहां भी एक्ट के अंदर एब्सोल्यूट ऑर्डर इस्तेमाल होगा आपको सारी कहानी का पता चल जाएगा। दूसरी डेफिनेशन है जी एक्ट। एक्ट मीन्स द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। इस पूरे एक्ट के अंदर जहाँ पे भी वर्ड सिर्फ एक्ट लिखा हो तो उसका क्या मतलब है, पीरा एक्ट 2024, ठीक है जी। अब हम आगे पढ़ेंगे जहाँ पे सिर्फ ये पूरा पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 नहीं लिखा होगा, सिर्फ एक्ट लिखा होगा, तो उसका मतलब क्या होगा, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। उसके बाद अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होगा? वैसे अथॉरिटी का मतलब आपको पता है क्या होता है, जिसके पास कुछ पावर्स हो, ऐसा डिपार्टमेंट जिसके पास कुछ पावर्स हो उसको क्या कहते हैं, अथॉरिटी। अथॉरिटी की डेफिनेशन जहाँ पे भी अथॉरिटी का वर्ड आएगा मींस द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। अब ये सेक्शन 3 हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, तो आपने सिर्फ अथॉरिटी को समझ लें। अथॉरिटी क्या है, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि क्या चीज़ है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है। ये वो जो पीरा फोर्स है वो अथॉरिटी है, जो ये जो पुलिस वाले घूमेंगे, ये सारा एक प्रोसेस है, इनके इन्फोर्समेंट स्टेशन, ये सारी क्या चीज़ है, अथॉरिटी है, ठीक है। तो जहाँ पे भी अथॉरिटी का वर्ड इस्तेमाल हो उसका मतलब क्या है जी, ये जो पीरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो है। उसके बाद है जी
authorized officer. Authorized officer means the authorized officer appointed under the section 10 of the act. Authorized officer ऐसा ऑफिसर होगा जिसको क्या होगा, जो अपॉइंटेड होगा, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी। वो भी हम सेक्शन 10 में उसको डिटेल में देखेंगे कि कैसे अपॉइंट होगा, कौन अपॉइंट करेगा। तो उसको क्या करें, कहेंगे जी अथोराइज्ड। पहले यहाँ पे आपने डेफिनेशन में ये याद रख लेना है कि अथोराइज्ड ऑफिसर एक होता है, ठीक है, और उसका एक स्केल होता है, और वो स्केल उसका होता है जी 18वां स्केल होता है। ये आपने याद रखना, ठीक है जी। अथॉरिटी का आपको पता चल गया कि ये पीरा अथॉरिटी है, अथोराइज्ड ऑफिसर 18वें स्केल का एक बंदा है। उसके बाद बोर्ड की हम अगर बात करें तो बोर्ड मीन्स द डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। एक पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट ज़िला, एक पूरा ज़िले के अंदर एक बोर्ड बनेगा, उसको क्या कहेंगे, बोर्ड कहेंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये जो आपने देखा है कि ये जो पीरा फोर्स है ना, पीरा फोर्स, ये एक ज़िले के अंदर जितनी भी तहसीलें होती हैं ना, सब डिवीजन्स जिसको कहते हैं, सब डिवीजन्स, उनके अंदर इनके डिफरेंट इन्फोर्समेंट स्टेशंस होंगे, ठीक है जी। हर सब डिवीजन के अंदर डिफरेंट स्टेशंस होंगे। कोई सब डिवीजन बड़ी है तो उसके अंदर 2 भी हो सकते हैं। तो बोर्ड सब डिवीजन लेवल का नहीं होना, बोर्ड किस लेवल का होना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का। आपने एक छोटी सी बात याद रखनी है कि सबसे बड़ा क्या होता है, मुल्क। ये जो डिवीजन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ा होता है मुल्क होता है, कंट्री होती है। फिर मुल्क को डिवाइड किया जाता है प्रोविंसेस में, छोटे छोटे सूबों में। जैसा कि पाकिस्तान कितने प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, 4 सूबों में। उसके बाद हर प्रोविंस जो है, हर सूबा जो है वो डिवीजन्स में होता है डिवाइड, ठीक है। तो डिफरेंट डिवीजन्स बनाई होती हैं, जैसा कि फैसलाबाद डिवीजन है, ठीक है जी। अब वो जो डिवीजन है उसके अंदर छोटे छोटे, उसको मज़ीद छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें तो डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। हर डिवीजन के अंदर क्या होते हैं जी, डिस्ट्रिक्ट होते हैं। अब वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो फर्दर डिवाइड हुआ होता है सब डिवीजन्स के अंदर, ठीक है। डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से फिर सब डिवीजन्स, ठीक है जी। अब ये जो सब डिवीजन्स हैं इसके अंदर इन्फोर्समेंट स्टेशंस बने होंगे, और हर इन्फोर्समेंट स्टेशन एक सब डिवीजन के अंदर होगा, और एक सब डिवीजन के अंदर 2 भी हो सकते हैं इन्फोर्समेंट स्टेशन। ये उसकी जो है वो ज्यूरिस्डिक्शंस, जो उसकी हदूद है उस पर डिपेंड करता है। हम क्या कह रहे थे, बोर्ड। बोर्ड कहाँ पे होगा, सब डिवीजन लेवल पे नहीं होगा। वो किस लेवल पे होगा, बोर्ड होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हर ज़िले के अंदर एक बोर्ड होगा, ये बात आपने माइंड में रख लेनी है। उसके बाद बात करते हैं जी चेयरपर्सन। इस पूरी अथॉरिटी का, इस पूरे एक्ट में जो अथॉरिटी बनाई जा रही है उसका चेयरपर्सन क्या, कौन होगा। अच्छा, ये बात आप याद रखें कि चेयरपर्सन होता है ना, वो समझ लें सबसे बड़ा होता है। चेयरमैन, जो चेयरपर्सन होता है सबसे बड़ा होता है। कोई भी अथॉरिटी, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसका जो सबसे बड़ा अफसर वो कौन होता है जी, चेयरपर्सन। कोई भी मीटिंग होती है उस अथॉरिटी की तो उसका हेड कौन होता है, चेयरपर्सन। चेयरपर्सन मीन्स द चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी। इसका मतलब है जी चेयरपर्सन, अथॉरिटी का चेयरपर्सन क्या होगा, चेयरपर्सन होगा। और पीरा एक्ट में चेयरपर्सन कौन होगा जी, पंजाब का सीएम होता है। तो इस टाइम पंजाब की सीएम साहिबा हैं मरीम नवाज साहिबा। उसके बाद कोड की अगर हम बात करें, कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। जहाँ पे भी वर्ड कोड आएगा, कोड, सिर्फ कोड लिखा हो तो आपने समझ जाना है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये जो पूरा एक क्रिमिनल प्रोसीजर का एक लॉ है 1898 का, वो मुराद है उससे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी कमेटी। जहाँ पे भी वर्ड कमेटी आएगा उसका क्या मतलब होगा जी, कमेटी मीन्स अ कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट। कमेटी होती क्या है कि कुछ लोग जब मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं उसको कमेटी कहते हैं। तो इस एक्ट में जो कमेटी बनाई जाएगी वो हम आगे देखेंगे कैसे बनेगी, वो मुराद होगी कमेटी से, ठीक है जी। उसके बाद कोर्ट की अगर हम बात करें, कोर्ट मीन्स द कोर्ट ऑफ सेशन।
तो सेशन कोर्ट होगा। कोर्ट, जहाँ पे भी वर्ड कोर्ट का मतलब कोर्ट लिखा हुआ है तो आपने उसका मतलब लेना है कोर्ट ऑफ सेशन। Established under the code and also includes the court of an additional sessions। अच्छा, ये यहाँ पे वर्ड आ भी गया कोड, अभी हमने पढ़ा था ना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब इस कोड से हमने क्या लेना है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत जो कोर्ट बनाया गया है उसको क्या कहेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन, और इस कोर्ट से मुराद क्या होगा, कोर्ट ऑफ सेशन। अब इसमें कोर्ट ऑफ एन एडिशनल सेशन जज भी इसमें शामिल है। तो दो कोर्ट हैं, एक कोर्ट ऑफ सेशंस, दूसरा कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज। कस्टोडियन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी। कस्टोडियन किसको कहते हैं जी, ख्याल रखने वाला, जो मालिक है, जिसने ध्यान रखना है। स्टेट प्रॉपर्टी, स्टेट की प्रॉपर्टी का क्या कस्टोडियन का मतलब है, ध्यान रखने वाला, ख्याल रखने वाला, मालिक। ठीक है जी। कस्टोडियन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी का मतलब होगा ऑफिसर आर सच एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग, मेंटेनिंग एंड प्रोटेक्टिंग द स्टेट प्रॉपर्टी। तो कस्टोडियन का मतलब ये होगा कि ऐसा ऑफिसर या गवर्नमेंट का ऐसा एम्प्लॉय जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, काम होगा कि वो उस स्टेट की प्रॉपर्टी को मैनेज करे, मेंटेन रखे और उसको प्रोटेक्ट करे। ठीक है जी, गार्डियन जिसको कहते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट का मतलब क्या होगा, डिपार्टमेंट मीन्स द डिपार्टमेंट एज डिफाइंड अंडर द पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 2011। अच्छा, ये जो डिपार्टमेंट है ये आपसे इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं कि वो पूछता है डिपार्टमेंट का मतलब क्या है जी, डिपार्टमेंट की डेफिनेशन लिख देता है, फिर वो कहता है डिपार्टमेंट जो डिफाइंड किया गया है गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 के अंदर। ठीक है जी, डिपार्टमेंट की जो डेफिनेशन गवर्नमेंट बिजनेस रूल्स 2011 के अंदर दी गई है वही डेफिनेशन इस एक्ट के अंदर होगी। ठीक है। आल्सो इंक्लूड अटैच्ड डिपार्टमेंट्स। अटैच्ड डिपार्टमेंट्स क्या हैं, वो जो स्केड्यूल्ड लॉज हैं उसके डिपार्टमेंट्स भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है जी। ऑटोनोमस बॉडीज़, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड सेमी गवर्नमेंट एंटिटीज़, ये तमाम चीज़ें डिपार्टमेंट की डेफिनेशन के अंदर शामिल हैं। उसके बाद एक बंदा आता है जी डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल मींस द डायरेक्टर जनरल ऑफ द अथॉरिटी। जो अथॉरिटी है उसका डीजी या डायरेक्टर जनरल क्या होगा जी, डायरेक्टर जनरल होगा। अब ये जो डायरेक्टर जनरल होता है इसका स्केल कितना होता है जी, 19वां स्केल होता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मींस अ डिस्ट्रिक्ट नोटिफाइड अंडर द लैंड एंड रेवेन्यू एक्ट 1967। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोई भी हो सकता है। जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट डिफाइंड किए गए हैं उनमें से कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा, ज़िला कहलाएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मीन्स एन ऑफिसर, स्टाफ और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 के तहत कोई भी ऑफिसर, कोई भी बंदा जो अथॉरिटी के अंदर अपॉइंट किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, एम्प्लॉय कहेंगे। उसके बाद इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंक्लूड एनी इंटरफेरेंस विद आर इंट्रूजन इनटू द स्टेट प्रॉपर्टी। जो स्टेट प्रॉपर्टी है उसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस करना। ठीक है जी। उसके अंदर कोई भी आपने स्टेट प्रॉपर्टी के अंदर ऊपर कोई स्ट्रक्चर बना लेना, स्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करना, स्टेट प्रॉपर्टी के लॉज को फॉलो ना करना, तो ये तमाम चीज़ें क्या है जी, इंक्रोचमेंट है। इंक्लूड एनी परमानेंट और टेम्परेरी स्ट्रक्चर। अच्छा, ये चीज़ आपने बड़ी माइंड में रखनी है कि कोई परमानेंट स्ट्रक्चर भी हो सकता है। गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर कोई आपने दुकान बना लिया है, कोई आपने तंदूर बना लिया है, कोई भी आपने परमानेंट स्ट्रक्चर वहाँ पे बना लिया है कंक्रीट के साथ। उसके बाद है टेम्परेरी स्ट्रक्चर। टेम्परेरी स्ट्रक्चर क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि फटा रख लिए, कॉट रख लिए, या फिर एक कोई रेडी लेके खड़ा हो गया गवर्नमेंट की ज़मीन सड़क के दरमियान में या सड़क के रास्ते में। तो ये तमाम चीज़ें जो मूवेबल भी हैं और इमूवेबल भी हैं, वो गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर खड़ी करना, वहाँ पे खड़ी करके बिजनेस वगैरह करना अलाउ नहीं होगा। ये भी किस में आएगा, इंक्रोचमेंट की डेफिनेशन में आएगा। रेज देयर आर मूवेबल ऑब्जेक्ट्स इंट्रूडेड देयर अपॉन। ठीक है जी।
उसके बाद इन्फोर्समेंट की डेफिनेशन क्या होगी? इन्फोर्समेंट इंक्लूड ऑल एक्ट्स आर प्रोसेसेस, वो तमाम एक्शंस या प्रोसेसेस एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर कंपेलिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड स्केड्यूल्ड लॉज। इन्फोर्समेंट का मतलब वो तमाम एक्शंस और काम या प्रोसीजर जो परफॉर्म किए जाएंगे, अथॉरिटी परफॉर्म करेगी, ठीक है जी। तमाम फंक्शंस या एक्शंस जो अथॉरिटी लेगी, जो गवर्नमेंट के स्केड्यूल्ड रूल्स हैं, स्पेशल रूल्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए या इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए, उन तमाम रूल एक्शंस को क्या कहा जाएगा जी? इन्फोर्समेंट। फिर आती है जी इन्फोर्समेंट कॉस्ट। ये जो एक्शंस लेने हैं आपने इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, करेने वगैरह, वो जो क्या है डिमोलिशर्स, ये चीज़ें मशीनरी लेके जानी है, तो ये मशीनरी लेके जाने पे वो मशीनरी ऑयल पे चलती है, उस पे चलाने के लिए भी एक बंदा चाहिए, मजदूर चाहिए। इस पे जो कॉस्ट आएगी उसको कहेंगे इन्फोर्समेंट कॉस्ट। मींस द कॉस्ट डिटरमिन्ड बाय द हियरिंग ऑफिसर ऑफ ऑन एन ऑफेंडर एंड इंक्लूड एनी एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड बाय द इन्फोर्समेंट स्टेशन। तो ये तमाम किस्म की कॉस्ट। अच्छा, ये जो कॉस्ट कौन डिटरमिन करेगा? हियरिंग ऑफिसर। ये भी आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है कि जो इन्फोर्समेंट कॉस्ट होनी है किसी भी इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए, उसको डिफाइन किसने करना है कि कितनी होनी चाहिए, उसको डिफाइन करना है जी हियरिंग ऑफिसर ने। उसके बाद है जी इन्फोर्समेंट ऑफिसर। मींस एन इन्फोर्समेंट ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द एक्ट। कोई भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जैसा कि मैंने आपको बताया ईओ, ये एक्ट के अंदर किसी को भी अपॉइंट किया जाएगा, उसको इन्फोर्समेंट ऑफिसर कहेंगे। उसके बाद इन्फोर्समेंट स्टेशन क्या होगा? वो इन्फोर्समेंट स्टेशन जैसे पुलिस स्टेशन होता था, ऐसे ही पीरा का एक इन्फोर्समेंट स्टेशन होगा। प्लेस और प्रेमिसेस डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट टू बी द इन्फोर्समेंट स्टेशन एट द सब डिवीजन लेवल अंडर द एक्ट। तो ये इन्फोर्समेंट स्टेशन कहाँ पे बनेंगे? सब डिवीजन लेवल के ऊपर बनेंगे और एक्ट के थ्रू बनेंगे। उसके बाद ईपीओ है। ईपीओ जैसा कि मैंने बताया, इमरजेंसी प्रोबेशन ऑर्डर। मींस द इमरजेंसी प्रोबेशन ऑर्डर इशूड अंडर द एक्ट। और इसको इशू कौन करेगा? इसको इशू करेगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर। फंड मींस द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फंड। इस अथॉरिटी को चलाने के लिए फंड भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो जो पैसा चाहिए, इस अथॉरिटी का पैसा है, उसको क्या कहा जाएगा? फंड कहा जाएगा। एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट। उसके बाद गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट मींस द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं। इसमें जो एक्ट में गवर्नमेंट का वर्ड इस्तेमाल होगा उसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होगा, गवर्नमेंट ऑफ सिंध नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान नहीं होगा, फेडरल गवर्नमेंट नहीं होगा, कोई और गवर्नमेंट नहीं होगी। कौन सी होगी? पंजाब गवर्नमेंट। ये आपने याद रखना, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है जी ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिश्नर। अच्छा, ये भी एक बंदा होता है, ये मैं स्टोरी में बताना भी भूल गया। मीन्स एनी ऑफिसर हु मे बी अपॉइंटेड एज द ग्रीवियंस रिड्रेसल। अच्छा, ये जो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, किसी भी बंदे को तकलीफ़ हो रही है इस अथॉरिटी की वजह से, तो उस तकलीफ़ को रिड्रेस करना, रिड्रेसल, ग्रीवियंस तकलीफ़, रिड्रेसल तकलीफ़ को ख़त्म करने वाला कमिश्नर। तो ये एक ऐसा ऑफिसर होगा जो लोगों को इस अथॉरिटी के थ्रू, फॉर एग्जांपल जिसके ऊपर कोई बंदा है उसके ऊपर जो ये अथॉरिटी एक्शन ले रही है, अगर उसको कोई एतराज़ है तो वो इसके पास भी जा सकता है, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिश्नर के पास, और ये भी एक्ट के थ्रू इसको अपॉइंट किया जाएगा। हियरिंग ऑफिसर का मैंने आपको बता दिया। मींस द हियरिंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी अंडर द एक्ट। एक ऑफिसर हियरिंग ऑफिसर होगा जो कि मामलात को सुनेगा जब उसके पास बंदे स्टेशन पे आएंगे, इन्फोर्समेंट स्टेशन पे। उसके बाद है इलीगल ऑक्यूपायर। इलीगल ऑक्यूपायर मींस एनी ट्रेसपासर ऑन द स्टेट प्रॉपर्टी। कोई भी जो स्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करके बैठ गया है वो होगा इलीगल ऑक्यूपायर, इंक्लूडिंग सच लीजी और लाइसेंसी हु। अच्छा, ये लीज पे ज़मीनें दी जाती थी, ठीक है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता था, उसके थ्रू कुछ उससे रेंट लिया जाता था, उसके बाद ज़मीन उसको क्या कर दी जाती थी? लीज पे दी जाती थी कुछ अरसे के लिए।
और लाइसेंस, किसी को लाइसेंस दे दिया जाता था कि फ़लाँ जगह पे आप जाके क्या करो, रेडियाँ लगा सकते हो, लेकिन ये लाइसेंस है, इसकी एक ये मुद्दत है और आपने जो मंथली है इतने पैसे देने हैं। अगर वो उस मुद्दत के बाद वहाँ पे खड़ा रहता है या लीज़ एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद भी वो ज़मीन पे कब्ज़ा रखता है, तो उसको छुड़वाना किसने है जी? उसको इलीगल ऑक्युपायर कहेंगे और उसको छुड़वाना किसने है? पीरा फोर्स ने। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लीज और लाइसेंस continues to remain in the occupation of state property or an allottee who after the expiry or cancellation of such allotment continues to remain in the occupation of state property। तीन चीज़ों का जिक्र किया गया है, एक लीजी है, एक लाइसेंसी है, एक जिसके साथ लीज एग्रीमेंट हुआ था, जिसको लाइसेंस दिया हुआ था, और एक जिसको अलॉटमेंट की गई थी। ठीक है जी। अलॉटमेंट वाला बंदा भी अगर एक्सपायरी डेट के बाद अलॉटमेंट पे कब्ज़ा अपना जारी रखता है तो उसको भी ये इलीगल ऑक्युपायर कंसीडर किया जाएगा और उसको छुड़वाया जाएगा। तो ये एमसीक्यूज बन सकता है कि इलीगल ऑक्युपायर कौन कौन हो सकता है जी? लीजी, लाइसेंसी और अलॉटी, जो अपनी एक्सपायरी डेट के बाद, मुद्दत के बाद भी वहाँ पे काबिज रहते हैं। उसके बाद जी इंडिपेंडेंट मेंबर की बात करें तो इंडिपेंडेंट मेंबर्स मींस द मेंबर ऑफ द अथॉरिटी एट क्लास 1 ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4। अच्छा, ये अभी हम पढ़ लेंगे। सेक्शन 4 के अंदर इंडिपेंडेंट मेंबर 4 जो हैं वो होंगे। ये आपने सिर्फ अभी फ़िलहाल तादाद याद रखनी है, कितने होंगे इंडिपेंडेंट मेंबर? 4। उसके बाद आगे चलते हैं जी इनिशिएटिंग अथॉरिटी। इनिशिएटिंग अथॉरिटी का मतलब मींस एनी ऑफिसर और फॉरम, कोई भी ऑफिसर या फॉरम हो सकता है। इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी अंडर द एक्ट, इस एक्ट के तहत क्या करता है? इनिशिएट करता, मतलब शुरू करने वाला। इनिशिएटिंग अथॉरिटी क्या होती है? शुरू करने वाली अथॉरिटी, ऑफिसर। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? इनिशिएटिंग अथॉरिटी। कोई भी काम शुरू करने वाला, फॉर एग्जांपल कोई एक्शन शुरू किया जाता है किसी के खिलाफ, तो उसको क्या कहेंगे? इनिशिएटिंग अथॉरिटी। इसको हम आगे जाकर डिटेल में भी पढ़ते हैं, फिर आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात करें, जैसा कि नाम से जाहिर है ये क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसका स्केल क्या होगा? ये जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उससे छोटा होता है, ये 11वें स्केल का होता है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मीन द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी, जो अथॉरिटी के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही कहेंगे। उसके बाद मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जज, जज को कहते हैं। ठीक है जी। मीन्स अ मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड अंडर द एक्ट एंड इंक्लूड्स अ मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड अंडर द सेक्शन 14A ऑफ द कोड। तो कोड क्या है? पाकिस्तान का क्रिमिनल कोड, वो जो मैंने पहले बताया था आपको 1898 वाला, ये है उससे मुराद। तो उसके तहत जो मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं उसको मजिस्ट्रेट कहेंगे। मतलब ये कि इस अथॉरिटी का अपना ही मजिस्ट्रेट होगा। ये जो केस चलेगा वो इसकी अपनी अथॉरिटी के अंदर ही चलेगा। उसके बाद नोटिस है जी। मींस अ नोटिस इंक्लूडिंग एनी समन, किसी को बुलावा भेजना कि आ जाओ ऑफिस। ठीक है जी। और अदर कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड अंडर द एक्ट, कोई भी कम्युनिकेशन के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी तो उसके लिए वर्ड कौन सा इस्तेमाल होता है जी? नोटिस। तो इससे भी एमसीक्यूज बना सकते हैं कि नोटिस क्या किस लिए होता है जी? समन्स के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए। उसके बाद ऑफेंस की बात करें तो ऑफेंस आपको पता है जुर्म होता है। जुर्म मीन्स एनी ऑफेंस और वायलेशन अंडर द एक्ट। एक्ट का मतलब आपको पता चल गया, इस एक्ट के अंदर वायलेशन या जुर्म, इस एक्ट को जो फॉलो नहीं करेगा उसको एनी एंड इंक्लूड एनी ऑफेंस और वायलेशन अंडर द स्केड्यूल्ड लॉज। इस एक्ट के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं उसकी वायलेशन अगर कोई करे, या जो 5 स्केड्यूल्ड लॉज हैं उनकी कोई वायलेशन करेगा तो उसको क्या डिफाइन किया जाएगा? ऑफेंस। ठीक है जी। वायलेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ दिस लॉ, ये जो पीरा लॉ है, और जो 5 स्केड्यूल्ड लॉज हैं उनकी वायलेशन भी क्या कहलाएगी जी? ऑफेंस कहलाएगी। और जो करने वाला होगा वो क्या होगा? ऑफेंडर होगा। ये आगे ऑफेंडर की डेफिनेशन भी आ गई है। ऑफेंडर मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कमिटेड और अगेंस्ट होम देयर इज़ अ रीजनेबल बिलीफ और सस्पिशन।
अच्छा, ऑफेंडर का मतलब है जिसने कोई नुकसान किया है, जिसने कोई जो है वो लॉ को तोड़ा है, उसको भी ऑफेंडर कहेंगे। और जिस ये आगे एक बात देखिए, बिलीफ और सस्पिशन दैट ही हैज़ कमिटेड अ वायलेशन, या जिसके बारे में ये बिलीफ हो, सोचा जा सकता हो कि इस बंदे ने क्या किया है, वायलेशन की है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कहीं पे वायलेशन हुई है और वहाँ पे हर कोई भाग शाग गया है और आपको पता नहीं चल रहा कि वायलेशन किसने की है, तो वहाँ से आप पूछेंगे कुछ लोगों से और वो कुछ लोग किसी बंदे को नॉमिनेट कर देते हैं, तो उसके बारे में बिलीफ हो जाएगा कि ये बंदा है। अब उसके आगे फिर उसके इन्वेस्टिगेशन वगैरह चलेगी, लेकिन उसको भी ऑफेंडर ही करार दिया जाएगा जब तक वो प्रूफ नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी ये स्केजुअल लॉज वगैरह। पेनल्टी, पेनल्टी क्या होती है कि ये जो फाइन्स वगैरह होते हैं, ये जो सज़ाएं होती हैं, ये पेनल्टी होगी। ठीक है जी। पनिशमेंट आर फाइन इवार्डेड टू अ पर्सन एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट आर स्केजुअल लॉज। ये जो पेनल्टीज़ हैं ये स्केजुअल लॉज के अंदर भी डिफ़ाइन की गई हैं और इस एक्ट के अंदर भी डिफ़ाइन की गई हैं कि कौन कौन सी जो पनिशमेंट्स या फ़ाइन लोगों पे लग सकता है, ऑफेंडर्स पे लग सकता है, उसको पेनल्टी कहेंगे। उसके बाद है पर्सन। पर्सन मींस अ नेचुरल पर्सन, एक नेचुरल पर्सन को पर्सन ही कहेंगे, इंक्लूडिंग पार्टनरशिप, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन। अच्छा, कहीं पे भी फर्म आ जाता है या कंपनी आ जाती है या एसोसिएशन आती है, उसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, पर्सन। जहाँ पे भी वर्ड पर्सन आएगा उसका मतलब एक बंदा भी हो सकता है जानदार, एक कंपनी भी हो सकती है, एक पार्टनरशिप भी हो सकती है, एक फर्म भी हो सकती है, जॉइंट स्टॉक एसोसिएशन भी हो सकती है, कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद प्रेस्क्राइब्ड का मतलब क्या, प्रेस्क्राइब्ड मींस प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स और रेगुलेशन अंडर मेड आर फॉर्म अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो भी चीज़ें रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसको प्रेस्क्राइब्ड कहेंगे। जो बताए, प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है जो सजेस्ट किए गए हैं, बताए गए हैं। ठीक है जी। उसके बाद प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर वकील को कहते हैं, वकील होगा। मीन्स द पर्सन अपॉइंटेड आर डेप्यूटेड अंडर द सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 30 के तहत एक बंदा जो है वो इस अथॉरिटी को दिया जाएगा जिसका नाम होगा प्रोसिक्यूटर। और आपको पता है इसकी अब जॉब्स आई हुई हैं और जो रिक्रूटमेंट है वो हो रही है प्रोसिक्यूटर की भी पैरा के लिए। पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस क्या होती है, पब्लिक न्यूसेंस मींस एनी इलीगल एक्ट, कोई भी इलीगल एक्ट जो लीगल नहीं, लॉ के मुताबिक नहीं है, कोई भी ऐसा काम आपने कर दिया है। और ओमिशन, ओमिशन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल लॉ ने आपको कहा था कि आपने राइट हैंड पे चलना है और आपने क्या किया है कि राइट हैंड पे नहीं चले, आप लेफ्ट हैंड पे चल गए। ठीक है, मतलब कोई लापरवाही आपकी, आप कानून के मुताबिक नहीं चल रहे, उसको क्या कहेंगे, ओमिशन। इलीगल एक्ट और ओमिशन विच काजेज वायलेशन अंडर द एक्ट और स्केजुअल लॉज। इस एक्ट के अंदर जो भी चीज़ें बयान की गई हैं और स्केजुअल लॉज के अंदर जो भी चीज़ें बयान की गई हैं उसको, उसके खिलाफ आपका कोई भी एक्शन या ओमिशन होगी तो उसको पब्लिक न्यूसेंस करार दिया जाएगा और ऑफेंस भी उसी को ही कहते हैं। ठीक है जी। और विच में काज एनी कॉमन इंजरी, और जिसका कॉमन इंजरी भी कर सकता है ये जो पब्लिक न्यूसेंस है किसी को। डेंजर और अनोयंस टू द पब्लिक और टू द पीपल इन जनरल हु डिवेल और ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी इन द विसिनिटी। डिवेल का मतलब जो रहते हैं, कि जो भी पब्लिक में पीपल रहते हैं, लोग रहते हैं, उनको कोई भी इंजरी या डेंजर हो, खतरा हो, तो ऐसा कोई काम कर रहा है तो वो भी पब्लिक न्यूसेंस के अंदर ही आएगा। वी शैल काज इंजरी, ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर और अनोयंस टू द पर्सन हु मे हैव ओकेजन टू यूज एनी पब्लिक राइट। ठीक है जी। पब्लिक न्यूसेंस ऐसा काम होता है जो कि पब्लिक को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। प्रोवाइडेड दैट अ कॉमन न्यूसेंस इज नॉट एक्सक्यूज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट काजेज सम कन्वेंस और एडवांटेज। अच्छा, ये भी एक बात है, लोगों का एक जो लेम एक्सक्यूज होता है कि यार इससे पब्लिक को फ़ायदा हो रहा था, इन शॉर्ट पब्लिक को फ़ायदा हो रहा था, लेकिन एट लार्ज अगर देखा जाए, कंट्री लेवल पे देखा जाए या सूबाई लेवल पे देखा जाए तो उस पब्लिक को नुकसान हो रहा है। गली के अंदर आप अगर इंक्रोचमेंट करके खड़े हो गए हैं तो वो छोटा सा एक बंदे को तो फ़ायदा हो रहा है जिसने दुकान बनाई है, लेकिन ओवरऑल बाकी जो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, पूरी एक गली
कि लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, पूरी सड़क पे जो एक फ्लो था वहाँ पे एक फॉर एग्जांपल सड़क पे किसी ने इंक्रोचमेंट कर ली है तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाती है, तो ये एम्बुलेंस भी वहाँ पे फंस सकती है उस ट्रैफिक में। तो ये एक एट लार्ज अगर देखा जाए तो क्या है, वो नुकसान ही है। उसके बाद पब्लिक प्लेस क्या होगी? पब्लिक प्लेस मीन्स एनी प्लेस, बिल्डिंग और कन्वेंस टू विच द पब्लिक हैज़ और इज़ परमिटेड एक्सेस। पब्लिक प्लेस कोई भी बिल्डिंग होगी, कोई भी जो पब्लिक किस्म की जगह होगी जिस पे पब्लिक जा सकती है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू पार्क्स, स्ट्रीट्स। इसमें जो है वो पार्क्स भी हैं, स्ट्रीट्स भी हैं, हाईवेज भी हैं, कॉमन एरियाज ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक ऑफिस बिल्डिंग्स। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या हैं जी, पब्लिक प्लेस है। तो पब्लिक प्लेस पे एमसीक्यूज आया कि पब्लिक प्लेस क्या है? स्ट्रीट है, सॉरी पार्क्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, हाईवेज हैं, कॉमन स्कूल्स हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद रेफरेंस का मतलब क्या है? जब भी वर्ड रेफरेंस आएगा तो उसका मतलब होगा रेफरेंस मेड बाय द डिपार्टमेंट wherein any violation or offence is reported to the authority or to the enforcement station for the enforcement of the act or scheduled laws। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है जी रेगुलेशंस। रेगुलेशंस क्या होता है? आपने सुना होगा रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स क्या होते हैं? कि रूल्स होते हैं कि कुछ फ्रेमवर्क क्रिएट कर दिया गया है कि आपने ऐसे करना है, मुल्क के अंदर ऐसे हमने चलाना है, ऐसे चलाना है। ये सारी चीज़ें लिख तो दी गई है। ठीक है, एक चीज़ लिख दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास लिखा है, अब उसको इम्प्लीमेंट करवाना पूरे मुल्क के अंदर क्या कहलाता है जी? रेगुलेशन। रेगुलेशन मीन्स द रेगुलेशन फॉर्म्ड अंडर द एक्ट। ये फिर आगे देखते हैं। रेक्विजिशन का मतलब होता है भर्ती। फॉर एग्जांपल इन्फोर्समेंट स्टेशन के ऊपर कुछ बंदों की ज़रूरत है तो वहाँ पे भर्ती भी तो होगी, तो वो क्या है? मीन्स द रेक्विजिशन सेंड अंडर द सेक्शन 20। ये भर्ती के लिए क्या है? एक नोटिस भेजा जाएगा। ये अब आगे हम 20 सेक्शन के अंदर देखते हैं कैसे भेजा जाएगा। यहाँ तक आपने सिर्फ ये याद रखना है कि रेक्विजिशन क्या होती है? भर्ती होती है। उसके बाद है रूल्स। रूल्स मीन्स द रूल्स मेड अंडर द एक्ट। जो भी रूल्स इस एक्ट के अंदर बनाए गए हैं वो सारे रूल्स ही हैं। सिलेक्शन पैनल। सिलेक्शन पैनल मीन द सिलेक्शन पैनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट। इस एक्ट के तहत एक सिलेक्शन पैनल बनाया जाएगा जो क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा एम्प्लॉयज़ को। ठीक है जी, उसको क्या कहेंगे? सिलेक्शन पैनल। वो जो हमने इंडिपेंडेंट मेंबर मैंने कहा था 4 याद रखने, उनके लिए एक सिलेक्शन पैनल बनेगा, उन 4 को सेलेक्ट करना है। ये आगे जाके हम देखेंगे कैसे होता है। उसके बाद है स्केड्यूल। स्केड्यूल मीन्स द स्केड्यूल्ड अपेंडेड विद द एक्ट। अच्छा, ये जो एक्ट के एंड पे वो जो मैंने बताया आपको 5 स्केड्यूल लगे हुए हैं। स्केड्यूल, वो जब भी वर्ड स्केड्यूल आएगा तो उसका मतलब वो 5 लॉज या वो 5 एक्ट है। स्केड्यूल्ड लॉज मींस द लॉज मेंशन्ड इन द स्केड्यूल। जो भी लॉज उस स्केड्यूल के अंदर मेंशन है उनको क्या कहेंगे? स्केड्यूल्ड लॉज कहेंगे। सर्जेंट मींस अ सर्जेंट अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी अंडर द एक्ट। सर्जेंट 7वें स्केल का पुलिस ऑफिसर होता है और ये इसका स्केल क्या होता है जी? 7वां। Services means include all services that are required to be provided by the government in the public interest। Services वो तमाम services होंगी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, उनको क्या डिफाइन किया जाएगा? नाम दिया जाएगा सर्विसेज का। उसके बाद स्टेट प्रॉपर्टी। स्टेट प्रॉपर्टी मीन्स द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। स्टेट प्रॉपर्टी का आपको पता ही है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट की होती है उसको स्टेट प्रॉपर्टी कहते हैं। या फिर कोई डिपार्टमेंट और एनी एंटिटी ऑन्ड आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी एंटिटी है, जैसा कि हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस स्टेशन है, इन्फोर्समेंट स्टेशन है, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? स्टेट प्रॉपर्टी। उसके बाद सब डिवीजन का आपको पता है, मीन्स अ सब डिवीजन नोटिफाइड एज सच अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। तो ये पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो कि स्केड्यूल्ड लॉज के अंदर भी मौजूद है, उसके तहत जो वहाँ पे डेफिनेशन है सब डिवीज़न की, या जो भी वहाँ पे सब डिवीज़न नोटिफाई की गई है, किसी एरिया को करार दिया गया सब डिवीज़न, वही सब डिवीज़न होगी इस लॉ के अंदर भी। उसके बाद सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो आप बनने जा रहे हैं, SDEO मीन द सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अपेंड इसकी 16वां स्केल होगा जी। ये जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है उसका SHO होगा, सबसे बड़ा ऑफिसर होगा। ठीक है जी।
उसके बाद है सप्लाईज। सप्लाईज इंक्लूड ऑल सप्लाईज दैट आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। सप्लाईज का मतलब है कोई भी चीज़ें प्रोवाइड करना, जो भी चीज़ें पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी उसको सप्लाईज कहते हैं। स्पोर्ट्स स्टाफ की बात करें, मीन्स द स्टाफ ऑफ द अथॉरिटी, जो अथॉरिटी का स्टाफ होगा परफॉर्मिंग क्लरिकल, टेक्निकल और अदर मिनिस्ट्रियल जॉब्स फॉर द मेंटेनेंस एंड द ऑपरेशन ऑफ द ऑफिस। जितनी भी ऑफिस के अंदर जॉब्स, ये जो टेक्निकल, क्लरिकल, डाटा को मेंटेन करना, ये तमाम चीज़ें जो कंप्यूटराइज्ड होती हैं उसको मैनेज करने के लिए जो अथॉरिटी अपने एम्प्लॉयज़ रखेगी उसको क्या कहेंगे जी, सपोर्ट स्टाफ। उसके बाद आखिर पे है जी विसल ब्लोअर, मीन्स द पर्सन, मैंने आपको बताया कि इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ऐसा पर्सन जो इन पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजेज एन एक्चुअल और सस्पेक्टेड वायलेशन और ऑफेंस अंडर द एक्ट। कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी भी एक्शन के होने की खबर देता है उसको क्या कहते हैं जी, विसल ब्लोअर कहते हैं। उसके बाद एनी एक्सप्रेशन और वर्ड यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन द एक्ट शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। कि कोई भी ऐसा वर्ड जो इसमें लिखा हुआ है लेकिन उसकी डेफिनेशन हम नहीं कर सके तो उसकी सेम डेफिनेशन होगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में उसकी डेफिनेशन की गई है। ठीक है जी। द पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 के मुताबिक डेफिनेशंस है, द कोड ऑफ द स्केड्यूल्ड लॉज के मुताबिक डेफिनेशन है। ठीक है जी। कोई भी डेफिनेशन अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको नहीं मिलती तो वो आपने कहाँ से ढूंढनी है जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वहाँ से। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट रूल ऑफ बिजनेस 2011 वाले वहाँ से, और कोड और स्केड्यूल्ड लॉज, जो 5 स्केड्यूल्ड लॉज हैं वहाँ से भी आप डेफिनेशन ले सकते हैं। सो दिस चैप्टर वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशंस। आई होप कि आपको डेफिनेशंस का एक आइडिया हो गया होगा कि डेफिनेशंस ये चीज़ें इस एक्ट के अंदर हम करने जा रहे हैं। तो अब आगे जो पूरा एक्ट है उसको पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया जी।